हम अब स्टडी करने वाले हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म। प्रिज्म किसे कहते हैं वो तो आपको पता होना चाहिए। प्रिज्म एक कोनिकल क्या कहेंगे, ग्लास का पार्ट होता है, कुछ इस तरह का होता है। इसको आप प्रैक्टिकल लैब्स में और अलग अलग जगह देख सकते हैं। खैर जो भी हो, अभी हम इसी में जो रिफ्रैक्शन होता है उसको स्टडी करने वाले हैं। तो उसके लिए इस डायग्राम को कंसीडर कीजिए। ये हमारा प्रिज्म का एक फेस है और एक पर्टिकुलर फेस से हम इस प्रिज्म को ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट रे है, ये हमारा इंसिडेंट रे। और उसके बाद इसको जाना चाहिए था कुछ इस डायरेक्शन में, यानी एल क्यू डायरेक्शन में, पर ये रिफ्रैक्ट कर गया इस डायरेक्शन में। प्रिज्म रेयरर डेंसर मीडियम है, तो डेंसर मीडियम में क्या होता है, नॉर्मल की तरफ थोड़ा बेंड करते हैं। नॉर्मल हमारा है ये N1 को हम नॉर्मल कहेंगे, ये हमारा नॉर्मल है। और इसका फिर पाथ हो गया, फिर यहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है और ये इस बार नॉर्मल से दूर भागता है, यानी कि इधर भाग जाता है। तो ये हमारा प्रॉपर 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ और हमारा पाथ ट्रेस हुआ के एल देन एल एम देन एम एन। फिर से सुनिए, के एल देन एल एम देन एम एन। ये 2 बार रिफ्रैक्शन हुआ। ये N1 हमारा नॉर्मल पहला है और N2 हमारा दूसरा नॉर्मल है। एंगल आई एंगल ऑफ इंसिडेंस है। R1 जो है वो पहला रिफ्रैक्शन होने के बाद जो एंगल बन रहा है वो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ही कहेंगे, पर R1 है। सेकेंड टाइम में जो रिफ्रैक्शन हो रहा है उस टाइम पे R2 एज ए इंसिडेंट एंगल काम करेगा और जो एंगल I2 है वो सेकेंड रिफ्रैक्शन के बाद आता है। इसको कभी कभी एंगल ऑफ इमर्जेंट भी कहते हैं। और ये चीज LQ जो है इसका ओरिजिनल पाथ है इस प्रिज्म में इंटर करने से पहले, और PN जो है ये बताता है कि ये किस पाथ में गया आफ्टर पासिंग थ्रू द प्रिज्म। और यहाँ पे ये एंगल जो है जिसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ये ओवरऑल प्रिज्म था हमारा, ये एंगल ए, ये एंगल बी, एंगल सी, और ओ इस पॉइंट को कहेंगे, इस एंगल को हम अल्फा एंगल कहते हैं। चलिए, ये हमारा ओवरऑल पिक्चर था जिसको स्टडी करते हुए हम कुछ स्टडी करेंगे कि कैसे रिफ्रैक्शन होता है प्रिज्म में। हमें कुछ इक्वेशंस निकालने हैं। तो सपोज करते हैं कि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो 1 होगा क्योंकि ये एयर है, तो हम 1 कंसीडर कर सकते हैं। तो बाय स्नेल्स लॉ साइन I1 बाय साइन R1 होगा। ये हमारा बाय स्नेल्स लॉ होता है। हम यहाँ पे 1 को हटा सकते हैं, 1 उतना वैल्यूएबल नहीं है। अब एक और इक्वेशन निकालना है। देखिए वो इक्वेशन क्या है, एंगल QPM जिसको हम सपोज किए हैं डेल्टा, ये ट्राइंगल LPM में एक एक्सटीरियर एंगल है। देखिए ये एक एक्सटीरियर एंगल है। अगर ये हमारा ट्राइंगल है तो ये हमारा एक्सटीरियर एंगल है और ये एक्सटीरियर एंगल हमेशा सम ऑफ इन दोनों का सम होता है। ये एक ट्राइंगल का कॉमन सा फीचर होता है। चलिए, तो हम एंगल LPM एंगल
QPM जो कि डेल्टा है, इसको हम कह सकते हैं इस एंगल का और इस एंगल का सम, यानी कि कह सकते हैं हम एंगल PLM प्लस एंगल PML, ये हम कह सकते हैं। अब देखिए कि एंगल PLM एक्चुअली में कितना है। ये I1 है तो ये भी I1 होगा, और I1 से अगर हम इस एंगल को माइनस कर दे तो हमारा ये एंगल बन जाएगा, यानी कि इसको हम कह सकते हैं कि एंगल PLM जो होगा ये होगा I1 माइनस R1। सिमिलरली ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, यानी कि I2 होना चाहिए। अब इसमें ये चीज तो R2 है, तो हमको ये अगर निकालना है तो ये I2 माइनस R2 होगा, यानी कि एंगल PML जो होगा हमारा होगा ये I2 माइनस R2। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अगर समझ में नहीं आया हो तो इसको पॉज करके फिर से सोचिए थोड़ा सा, क्योंकि ये ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है, और अभी जो ये दोनों इक्वेशन लिए ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल से इक्वल होगा, और इक्वल होने के बाद अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो ये आएगा, और इसमें भी इक्वल होने के बाद इसको अगर माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब हम इन दोनों को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमारा डेल्टा मिलता है I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2, यानी कि I1 प्लस I2 माइनस R1 प्लस R2, ये हमारा डेल्टा मिलता है। अब हम बाकी सबको इरेज कर देते हैं। अब कंसीडर कीजिए इस क्वाड्रिलेटरल को, यानी कि ALOM, इस क्वाड्रिलेटरल में अगर हम सारे एंगल्स को सम करते हैं, यानी कि एंगल A प्लस एंगल ALO प्लस एंगल AMO प्लस एंगल अल्फा, इन सबको सम करते हैं तो ये 360 होगा। ये कॉमन है क्योंकि इंटीरियर एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल 360 होता है सम अप करने से। देखिए लेकिन ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री होगी, क्योंकि ये नॉर्मल है और नॉर्मल हमेशा सरफेस से 90 डिग्री में ही बनता है। ये दोनों नॉर्मल है और नॉर्मल हमेशा सरफेस से 90 डिग्री पे ही बनता है। तो हम लिख सकते हैं एंगल A प्लस 90 प्लस 90 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 360, और एंगल A प्लस अल्फा इज इक्वल टू 180। यहां तक कर लेने के बाद आपको कंसीडर करना है इस ट्रायंगल को। इस ट्रायंगल में एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस अल्फा इक्वल टू 180 होगा, क्योंकि ट्रायंगल का इंटीरियर सम जो होता है वो 180 होता है। अगर हम बिल्कुल यही चीज को यहां से सब्स्टिट्यूट कर दे, किसी भी तरह से इसको यहां से सब्स्टिट्यूट कर दे, तो हमारा एंगल A निकल कर आएगा 180 माइनस R1 माइनस R2 इक्वल टू 180, और फिर हम लिख सकते हैं एंगल A इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ये मेरा एक रिजल्ट आया। अब हम सब कुछ पहले का इरेज कर देते हैं। तो आप अगर नहीं समझे तो आप वीडियो को पॉज करके या फिर से प्ले करके ये सबको फिर से समझ सकते हैं। चलिए,
इस इक्वेशन को अभी रहने देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो निकला ये चीज, इस चीज में जो R1 और R2 है, इसके जगह पे हम A को पुट करेंगे तो हमारा बन जाएगा माइनस A। ये हमारा एक इक्वेशन निकला। और ये इक्वेशन प्रिज्म के रिफ्रैक्शन में जो यूज होता है, ये एक बहुत ही पॉपुलर इक्वेशन है और न्यूमेरिकल्स और अलग इसका डेरिवेशन भी कभी कभी एग्जाम्स में आते हैं और न्यूमेरिकल्स में काफ़ी टाइम ये यूज होता है। तो इस इक्वेशन का जो हमारा कंप्लीट डेरिवेशन था, उस डेरिवेशन को नोट डाउन करना होगा और आप चाहे तो इसको फिर से एक बार देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। काफ़ी आसान था। प्रोसेस ये था कि आपको ये डायग्राम समझना है पहले, देन क्वाड्रिलेटरल का सारे इंटीरियर एंगल को लेते हुए, देन ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल के सम को लेके सब्स्टिट्यूट कर देना है और आपको फाइनली अल्फा ये डेल्टा और I1 I2 के बीच में ये रिलेशन मिल जाएगा। ये था हमारा रिफ्लेक्शन थ्रू प्रिज्म।